नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 26 जून 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन स्पेस के बारे में है। पूरा नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूवल दिया इस सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये सेंटर इस्टेब्लिश होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। क्वेश्चन ये उठता है किस उद्देश्य के साथ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस सेंटर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। रिसेंटली एक न्यूज़ आपने सुनी होगी, स्पेसएक्स कंपनी यूएसए की प्राइवेट कंपनी है, इलोन मस्क के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ये कंपनी नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाएगी। स्पेसएक्स कंपनी के बीच और अमेजॉन कंपनी के बीच स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स की सहायता से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कंपटीशन भी चल रहा है। कौन जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, किसका प्रोजेक्ट बेहतर होगा। कहने का मतलब देखो ये है, दुनिया भर के विभिन्न देशों की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो स्पेस में काफ़ी आगे निकल रही हैं, जबकि हमारे देश में सारा जो स्पेस रिलेटेड काम है ऑलमोस्ट इसरो के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि देखो हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट तो करती हैं, लेकिन उनका रोल अभी तक फिलहाल इसरो को कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स के सप्लाई से संबंधित है। मतलब वो कंपोनेंट्स को सप्लाई करती हैं इसरो को। उनके पास ऐसे रिसोर्सेज या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि यूएसए की प्राइवेट कंपनीज की तरह वो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सकें या फिर अपने आप से स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकें। इतनी कैपेबिलिटी हमारे देश की प्राइवेट कंपनीज की फिलहाल नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी एम्पावर्ड हों, वो भी वर्ल्ड की स्पेसएक्स जैसी कंपनीज का मुकाबला करें। तो हमारे देश की प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए ये सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा इन स्पेस। मेनली इस सेंटर का काम ये होगा, इसरो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ग्राउंड बेस्ड हो या फिर स्पेस बेस्ड हो, या फिर इसरो के दूसरे रिसोर्सेज, साइंटिफिक रिसोर्सेज हों, टेक्निकल रिसोर्सेज हों या फिर इवन डेटा हो, इन सब चीज़ों को अवेलेबल करवाना प्राइवेट कंपनीज को, ताकि वो अपनी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकें। आने वाले 6 महीनों में ये सेंटर इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये सेंटर प्राइवेट कंपनीज की नीड्स को समझेगा, इवन एजुकेशनल या फिर जो रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी ज़रूरतों को समझेगा कि ये क्या चाहते हैं हमसे, मतलब ये क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, इनकी ज़रूरतें क्या हैं। उसके बाद ये सेंटर इसरो से कंसल्ट करेगा और जो भी ज़रूरतें हैं प्राइवेट कंपनीज की, उन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो समझ गए, प्राइवेट कंपनीज का स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए ये सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। इन स्पेस के बारे में तो देखो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, ये तो न्यूज़ में है, लेकिन इसके अलावा अंतरिक्ष और NSIL के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले साल इस्टेब्लिश हुआ था ये NSIL, पूरा नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसको पिछले साल मार्च में इस्टेब्लिश किया गया था, मार्च 2019 में। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत आता है। किस ऑब्जेक्टिव के साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया था? इसका मैंडेट देखो ये है, ग्लोबल स्पेस मार्केट को एक्सप्लॉइट करना कॉमर्शियली, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर। समझ गए? तो ये काम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। इसके अलावा अंतरिक्ष, ये भी, इसका भी देखो पूरा मालिकाना हक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास है और ये कंपनी है। इसका काम ये है इसरो के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, इसरो के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर इसरो की जो सर्विसेज हैं उनकी मार्केटिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेके आना। तो कुछ कुछ काम जो है अंतरिक्ष का और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिलता जुलता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इन स्पेस के बारे में। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फिशिंग कैट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? भीतरकनिका नेशनल पार्क में फिशिंग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए 2 साल का एक प्रोजेक्ट चलाया है उड़ीसा की सरकार ने। फिशिंग कैट्स का साइंटिफिक नेम है प्रायोनेलुरस विवेरिनस। हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है?
इंडिया में देखो फिशिंग कैट्स को देखा जा सकता है सुंदरबंस के मैनग्रोव फॉरेस्ट में, हिमालयस की तलहटी में यानी फुट हिल्स में, गंगा रिवर वैली, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, सबसे लास्ट में वेस्टर्न घाट्स। ये है फिशिंग कैट। वैसे एक बात है, बिल्ली ऐसे देख रही है जैसे इसको पता लग गया हो कि मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं। खैर, और इन्फॉर्मेशन की बात करें, हाउस में जो बिल्ली होती है उससे 2 गुना साइज होता है फिशिंग कैट का। ये रात को एक्टिव होती है। इस फिशिंग कैट के द्वारा मछली, मेंढक, केकड़े, स्नेक्स, बर्ड्स और बड़े एनिमल्स के जो शव होते हैं वो सब चीज़ें खाई जाती हैं। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। साइट्स जो कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, इसके अपेंडिक्स 2 में आती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया का, इसके शेड्यूल 1 में आती है। थ्रेट्स क्या क्या हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कम हो रहा है फॉरेस्ट का एरिया और इस वजह से इनकी संख्या पे भी बुरा असर पड़ रहा है। श्रिम्प फार्मिंग, हंटिंग, रिचुअल प्रैक्टिसेस, पोचिंग, पॉइजनिंग, ये कुछ और रीजन्स हैं थ्रेट्स के। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें, 2012 में वेस्ट बंगाल की सरकार ने फिशिंग कैट को अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया था। कलकत्ता के चिड़ियाघर में 2 अलग से बड़े बड़े एनक्लोजर बनाए हुए हैं फिशिंग कैट के कंजर्वेशन के लिए। उड़ीसा में काफ़ी सारे NGOs और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हैं फिशिंग कैट की कंजर्वेशन के काम में और रिसर्च में। एक वैसे वेस्ट बंगाल में प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था 2010 में, फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। मकसद इसका ये था फिशिंग कैट के बारे में लोगों को जागरूक करना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। यूनेस्को ने जारी की है ये रिपोर्ट। टाइटल है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020। थीम क्या है? थीम है इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल, मतलब सबको शामिल करना है। ऑल का मतलब ऑल है, किसी को भी नहीं छोड़ना। एम क्या है? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको हमें अचीव करना है 2030 से पहले, इसमें गोल नंबर 4 जो है वो एजुकेशन से संबंधित है, क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित, आप देख सकते हो। तो इस गोल से संबंधित टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में विभिन्न देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है, उस बारे में है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताती है। कोविड-19 की महामारी के कारण पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम में जो असमानताएं हैं वो बढ़ गई हैं। अभी 40% लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने उन लर्नर्स को सपोर्ट नहीं किया है जो क्राइसिस के कारण लर्निंग प्रोसेस से एक्सक्लूड हो सकते हैं। अप्रैल 2020 में 91% स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर रहे और सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल स्टूडेंट्स हैं वो हैं गरीब स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ या फिर लर्नर विद डिसेबिलिटीज़। क्योंकि देखो, ये आसानी से सीख सकते हैं स्कूल्स में, लेकिन स्कूल्स के बाहर इनके सीखने के लिए टूल्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इवन गरीब बच्चे जिन्हें स्कूल में मील्स मिला करती थी, जैसे हमारे देश में मिड डे मील स्कीम है, वो भी इनको एक्सेस नहीं हो पा रही है। और मील्स के अलावा जैसे सैनिटरी नैपकिन्स, ये भी बच्चे नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। चलते हैं आगे। देखो, ये 2 डिक्लेरेशन है, यूपीएससी अलग से क्वेश्चन पूछ सकती है। इंचियोन डिक्लेरेशन क्या है? इंचियोन एक शहर है साउथ कोरिया में। 2015 में एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई थी वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में, एजुकेशन से संबंधित है ये इंचियोन डिक्लेरेशन। एक है किंगडाओ डिक्लेरेशन। किंगडाओ डिक्लेरेशन देखो, यूएन के मेंबर स्टेट्स की हेल्प करने के लिए अडॉप्ट की गई थी। यूएन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एजुकेशन संबंधी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए रिकमेंडेशंस दी जाती हैं किंगडाओ डिक्लेरेशन में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। देखो, आत्मनिर्भर अभियान के तहत इस फंड को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूवल दे दिया है। फंड कितने का है? 15,000 करोड़ का।
हमारे देश में एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए। मकसद ये है कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ये इंश्योर करना, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी इंसेंटिव मिले। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस फंड को लॉन्च किया गया था। बेनिफिशरीज कौन हो सकते हैं इस फंड के? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एमएसएमईज, सेक्शन 8 में इस्टाब्लिश हुई कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, इन सब को देखो कम से कम 10% मार्जिन मनी कंट्रीब्यूट करना होगा। उसके बाद बैलेंस 90% शेड्यूल बैंक्स जो हैं वो लोन के तौर पर इन्हें मुहैया करवाएंगी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करने के लिए। सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। देखो, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के जो बेनिफिशरीज हैं उनको 4% इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। और लोन मिलने के बाद 2 साल तक तो लोन वापस नहीं चुकाना है, 2 साल का मोरेटोरियम है। उसके बाद से बेनिफिशरी को लोन चुकाना स्टार्ट करना है और 6 साल के अंदर अंदर लोन की रीपेमेंट करनी है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जस्टिस जी रोहिणी कमीशन के बारे में है। ये कमीशन देखो पुराना है, अभी इस कमीशन के रिपोर्ट करने की जो डेडलाइन थी उसे एक्सटेंड किया गया है। किससे संबंधित है ये कमीशन? देखो, काफ़ी बार आपने भी सुना होगा ओबीसी में अभी काफ़ी सारी कास्ट आती हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में, और कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ ज़्यादा मिला है, और ओबीसी के अंदर ही कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये कमीशन गठित किया गया था इस उद्देश्य के साथ सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में जो 5000 कास्ट आती हैं उनका सब कैटेगराइजेशन किया जाए, ताकि पता लग सके कि कौन सी कास्ट ऐसी हैं जिनको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ज़्यादा मिला है और कौन सी ऐसी हैं जिनको नहीं मिल पाया है। तो बाद में सरकार की कोशिश ये होगी ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर भी कुछ ओबीसी की कास्ट जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन ओबीसी कोटे से ही। ये मतलब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, समझ गए? वैसे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कास्ट को इसी कोटे में से रिजर्वेशन देने की सरकार की कोशिश होगी। वैसे देखो, हमारे संविधान का आर्टिकल 340 जो है वो ये मेंशन करता है किसी प्रकार के कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये कमीशन जो है वो सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा जो उनको रेफ़र किए गए हैं और रिपोर्ट सौंपेगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद दोनों हाउसेस को भेजेंगे और उसमें बताएंगे भी कि रिपोर्ट के आने के बाद क्या एक्शन लिया गया है। यहाँ पर देखो, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन देयरऑन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये कमीशन प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, प्रेसिडेंट बाद में इस रिपोर्ट को भेजेंगे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे कि कमीशन से रिपोर्ट मिलने के बाद हमने क्या एक्शन लिया है। प्रेसिडेंट तो आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, मतलब सरकार के कहने पे काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अथिरापल्ली वाटरफॉल्स के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? केरला की सरकार ने अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है। 163 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। काफ़ी कंट्रोवर्सी थी इस प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन अब केरला की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। देखो, ये फेमस अथिरापल्ली वाटरफॉल्स जो हैं ये चालाकुडी रिवर के ऊपर लोकेटेड हैं केरला के थ्रीसर डिस्ट्रिक्ट में। सिग्निफिकेंस क्या है? ये केरला के लार्जेस्ट वाटरफॉल्स हैं, ऊंचाई 80 फीट है, निकनेम है नियाग्रा ऑफ इंडिया। कंट्रोवर्सी ये है कि अगर ये डैम इस्टाब्लिश होता है तो कादर ट्राइबल ग्रुप के लोग जो आसपास रहते हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने के बाद इसके आसपास जो क्रूशियल बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रभावित हो सकती है,
और ये एरिया वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 में आता है। तो इस वजह से अप्रूवल नहीं मिल रहा था इस प्रोजेक्ट को, लेकिन अब मिल गया है। अब लास्ट में आप ये 4 स्टेटमेंट्स देख लीजिए और मन में सोच भी लीजिए कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है और कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट बताइए, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। हमने डिस्कस किया प्राइवेट प्लेयर्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की नीड्स और डिमांड्स को असेस करेगा ये सेंटर, और इसरो के साथ कंसल्ट करेगा कि कैसे इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। फिशिंग कैट क्या वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और क्या ये सिर्फ सुंदरबंस के मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं? गलत। वल्नरेबल कैटेगरी में तो आते हैं आयुष्मान की रेड लिस्ट में, लेकिन सिर्फ सुंदरबंस के मैंग्रोव फॉरेस्ट में फिशिंग किट नहीं मिलती और बहुत सारी जगहों पर मिलती है, जैसे वेस्टर्न घाट्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की वैली, इसके अलावा हिमालयाज की तलहटी। जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, काम क्या दिया गया था इनको? सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में 5000 ओड कास्ट की सब कैटेगराइजिंग करना। बिल्कुल ठीक। अथिरापल्ली वाटरफॉल्स कहाँ है, केरला या फिर तमिलनाडु? बताइए। इसका आंसर केरला सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।